नमस्ते इंडिया। मैं हूं आपका प्रोफेसर सी जुझार सिंह। और आज जो अपन बात करने वाले हैं वो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट, दैट इज अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक सुना आपने? जिससे सबको डर लगता है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और बिलीव मी, जब ये अपना चैप्टर खत्म होगा आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद हो जाएंगे। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मिलेंगे पूरे में से पूरे मार्क्स। सो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो तुम्हारा पहला क्वेश्चन होता है, कंपल्सरी क्वेश्चन, दैट इज फॉर 20 मार्क्स गाइस। तो अगर आपने एएस को रॉन्ग किया, इट्स मीन आपका पेपर ही 80 मार्क्स का हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो। और सेकंड, एट द एंड जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसमें भी 5 मार्क का आता है पॉसिबली, तो 20 to 25 मार्क्स के लिए आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है। ठीक है गाइस, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज योर मॉड्यूल 1, सीए इंटर ग्रुप 1 के मॉड्यूल 1 का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर। नॉर्मली हर कोई इसको स्किप करता है, छोड़ के चला जाता है, बिकॉज उनको लगता है कि सिर्फ जो एएस है वही इंपॉर्टेंट है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आईसीआई जो है उनको पता चल गया कि आप ये छोड़ के जाते हो, तो अभी वो क्या करती है, इन्हीं पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट उन्होंने कर लिया है। तो अभी आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बेसिकली इन्हीं में से आ रहे हैं। तो देखा जाए तो वो जो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, आपका जो मॉड्यूल 1 है उसमें जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है वो वैसे तो काफी लेंथी है, बट उसमें हर चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर अगर आपके पास टाइम है तो आपको पूरा पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़नी है, बिकॉज आईसीआई का कुछ भरोसा नहीं कहाँ से क्या पूछे। बट ऑब्वियसली ये अपना फास्ट ट्रैक है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, उन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, हम वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो आईसीआई के मॉड्यूल में है और वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको कम टाइम में बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी गाइस। तो अपन शुरू करें फिर। अब देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। क्या मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? अच्छा, उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए। ठीक है, देखिए क्या होता है, बहुत सारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, रूल्स है, ठीक है, वो बहुत सारे हो जाते हैं। तो हर एंटिटी अपने हिसाब से उसका फायदा उठाना शुरू कर लेती है। ठीक है, जैसे मान लो दो कंपनी है, एक ए और एक बी, दोनों सिमिलर टाइप की है, बट एक जो है वो कैश बेसिस फॉलो कर रहा है और दूसरा वाला अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहा है। अब उस चीज को डिस्क्लोज नहीं कर रहे वो, तो जो कैश वाला फॉलो कर रहा है ना उसका तो रेवेन्यू मान लो कम दिखता है, बट अक्रूवल वाला जो फॉलो फॉलो कर रहा है उसका रेवेन्यू ज्यादा दिखता है। तो लोग बोलते हैं अरे इसकी कंपनी तो प्रॉफिट कमा रही है, चलो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो कुछ हो गया गड़बड़। इसी तरह दूसरी चीजें भी होती है, बहुत सारे लोग कभी कभी एसएलएम से डब्ल्यूडीवी कर लेते हैं, मेथड चेंज कर लेते हैं, नहीं दिखाते, डिस्क्लोज नहीं करेंगे कहाँ लिखा है। तो समझिए, हर बार लोगों ने फायदा उठाया और उस फायदे को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और आईसीआई ने मिलकर क्या इश्यू किए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू किए गए, और उनमें बताया गया कि इसका किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए। ओके गाइस, तो ये सब वो इश्यू थे, वो लूप होल्स बोलो या वो सब रीजन थे जिसकी वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए। सो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, एक रिटर्न, ठीक सुना आपने, रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ओरली नहीं है, दैट्स अ रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, रिलेटेड टू द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। सो आपके बिजनेस में बहुत सारे अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन होते हैं, इवेंट होते हैं, उनको कैसे प्रेजेंट करने का, उनको कैसे मेजर करने का, उनका कैसा डिस्क्लोजर होना चाहिए, उनका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये सब चीजें अपने को कहां पे मिलेगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मिलेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो मेन एस्पेक्ट क्या रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, कि किसी भी चीज को कैसे रिकॉर्ड करना है, कब रिकॉर्ड करना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, क्या डिस्क्लोज करना है और उसको कैसे दिखाना है, कैसे शो करना है। तो ये बेसिकली जो चीज है वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। सर क्यों आया, ऑब्जेक्टिव क्या था? तो मैंने सिंपल बोला, लोगों ने अपने हिसाब से फायदा उठाना शुरू किया, तो लोग ऑल्टरनेटिवली ट्रीटमेंट यूज करना शुरू कर लिए, तो अब उनको स्टैंडर्डाइज करना, ठीक है, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया। तो एक ऑब्जेक्टिव तो ये था। सेकंड, ऑब्वियसली कंपैरिजन पॉसिबल नहीं था ना, जब आप सेम टाइप की एंटिटी अलग अलग वे फॉलो कर रही है तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पे कंपैरिजन भी दूसरा एस्पेक्ट था जो जरूरी था। और थर्ड था एडिशनल डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट लाना, क्योंकि लोग डिस्क्लोज करते ही नहीं थे वो चीजों को, तो वो कैसे ये पता करें उनको कि वो डिस्क्लोज करना चाहिए, इसके लिए एएस आया। तो दीज आर द मेन 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, थियरी के रूप में आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ एक एएस कैसे बनता है, स्टैंडर्ड जो प्रोसेस रहेगा वो कैसे रहेगा, वो अपने को समझना है। ठीक है गाइस,
तो देखिए ये काफी वैसे देखा जाए तो वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो एक एएस कैसे बनता है, तो ये काफी इजी है गाइस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक प्रोसेस अपन देख लेते हैं, उसके बाद मैं बता समझाता हूँ आपको। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना किस एरिया के रिलेटेड आपको एएस बनाने का है, ठीक है। सपोज करो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल दे कि अपने को एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होते हैं ना उनके ऊपर एएस बनाना है, कि उनकी अकाउंटिंग कैसे करोगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो सब चीजें। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई एरिया करो, उसके बाद एक ग्रुप बनाओ, दैट्स स्टडी ग्रुप, जो उसके बारे में पढ़ेगा, सब डिटेल निकालेगा। फिर एक ड्राफ्ट बनाएंगे और उसका सर्कुलेशन करेंगे। उसके बाद ड्राफ्ट जैसे लोगों के पास पहुंचा, हम जो बॉडीज है इंडिया की, बहुत बड़ी अच्छी सी बॉडीज है, ठीक है, जैसे आईसीआई, आईसीएसआई या दूसरी जो बॉडीज है, उन सबसे अपन कमेंट लेंगे और रिव्यू लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे और उस फाइनल ड्राफ्ट पे फिर से अपन क्या लेंगे, कमेंट रिसीव करेंगे। और लास्टली अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो हम मॉडिफाई करेंगे और बाद में इश्यू ऑफ एएस करेंगे। तो सब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, कुछ मजेदार बताओ तो मैंने बोला सुनो। ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये सिर्फ एक जोक है तो ध्यान से सुनना। कि मान लो जैसे आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि एक लड़के को एक लड़की को पटाना है, तो कैसे करता है जरा बताओ। सबसे पहले बहुत सारी लड़कियां होगी, तो उसका दिल किस पे आया है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई ये लड़की जो है ना ये अपने को भाई को पसंद है, तो सबसे पहले ये लड़की का क्या करेंगे, अपन आइडेंटिफाई करेंगे ये लड़की ठीक है। सेकंड, अब क्या होगा कि जो दो तीन लोग दोस्त है वो बोलेंगे भाई भाई को ये पसंद है, तो अपन इसके ऊपर ट्राई मारते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो ट्राई करने की कोशिश करेंगे, तो अब क्या करेंगे, वो एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं दोस्तों का, ठीक है। तो अब स्टडी ग्रुप बनेगा, अब कैसे उसको करने का, पटाने का, अपने को वो दिमाग में बिठाने का है। अब क्या करेंगे, एक ड्राफ्ट बनाएंगे, देख भाई तू जाएगा उधर, मैं उधर से उसका पर्स छीन के भागेगा, तू पीछे आना, मुझे एक थप्पड़ मारना और पर्स उसको दे देना, तो क्या इंप्रेस हो जाएगी। तो ऐसा एक ड्राफ्ट बनाया गया। नाउ उस ड्राफ्ट पे दूसरे दोस्तों को पूछा गया, क्यों भाई कैसा है, बराबर आइडिया है। तो कोई तो बोलेंगे हाँ अच्छा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं बोले ना ना भाई, अगर उन्हें एक ही थप्पड़ मारा तो शायद उसको शक हो जाए, तो शक न हो इसके लिए तो क्या करना, एक मुक्का भी मार लेना। हाँ एक कमेंट मिल गया कि बराबर बात है। और बोले जब तू छीन के भाग रहा ना तो थोड़ा सा दौड़ना, ऐसा नहीं कि तू उधर ही दे दे या किसी कोने में चला जाए, ऐसा नहीं, तू थोड़ा दूर तक जाना, फिर मैं भी पीछे पीछे आएगा। तो इस तरह से ये कमेंट अपने को मिल गया। अब बोलते ठीक है भाई, अब वापस डिसाइड करते हैं स्ट्रेटेजी कैसे होगी। स्टार्ट टू यहां से लेकर यहां तक, यहां तक, यहां तक पूरा डिसाइड हो गया। नाउ अब फाइनल एक्सपोजर होगा, फाइनल ड्राफ्ट होगा, ऐसे ऐसे करना है। फिर क्या होगा, फिर भी लास्ट टाइम पूछ लेते भाई और कुछ है तो बता दो, बाद में पता चला तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं बोला सब बराबर है बराबर है। पर तभी एक लड़की की आवाज आई कि भाई उसकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, या मान लो उसकी तो सगाई हो चुकी है, उसका बॉयफ्रेंड है। ओ गड़बड़ हो गई सारी चीजें। नाउ अब क्या, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पूरा स्ट्रेटेजी चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, ठीक है। या मान लो वो लड़की का पर्स ही नहीं है, तो लड़की पर्स लेके नहीं आई, तो मॉडिफिकेशन भी उसमें करना पड़ सकता है। इन दैट केस आप उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हो। और जब फाइनल सब कुछ बराबर हो जाए तब आप उसको इश्यू कर सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। सो इसको लिंक कीजिए, क्या किया आपने, सबसे पहले सर हमने आइडेंटिफाई ऑफ एरिया किया, फिर स्टडी ग्रुप बनाया, उसके बाद हमने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, उसके ऊपर कमेंट लिया जो बॉडीज होती है अलग अलग उनसे, उसके बाद एक फाइनल ड्राफ्ट बनाया और उसके ऊपर कमेंट लिया, और फिर हमने उसमें कुछ मॉडिफाई करना तो मॉडिफाई किया और उसको इश्यू कर लिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। सो दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नाउ ये तो आपका इश्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होती है, ठीक है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस मतलब सर, मतलब ऐसी अजम्पशंस जो हर बिजनेस मानता है कि ऐसा तो होगा ही, मतलब बिना बोले हम ये मानते हैं कि ये तो है ही है। समझ में आया। तो बिना बोले जो चीज होती है ना उसे बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। हर बिजनेस ये मानता है, तीन चीजें हर बिजनेस मानता है। पहली चीज गोइंग कंसर्न, हर बिजनेसमैन ये मानता है कि मेरा बिजनेस कल था, आज है और परसों, कल भी रहेगा और परसों भी रहेगा, रहता रहेगा हमेशा फ्यूचर में। दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न अजम्पशंस। सेकंड इज योर अक्रूवल, कि मैं अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन को जैसे ड्यू होता है ना अक्रूवल बेस पे रिकॉर्ड करता है। और थर्ड वन इज जो कंसिस्टेंसी, मतलब जो पॉलिसी जो मेथड मैंने लास्ट टाइम फॉलो की है वही पॉलिसी वही मेथड मैं ये टाइम भी फॉलो करूंगा और आगे भी फ्यूचर में करूंगा। तो अगर ये तीनों जो अजम्पशंस है वो फंडामेंटल है, मतलब हर कोई मानता है, तो ये दिखाने का काम नहीं है। जो सबको पता है, जो हर कोई मानता है, वो थोड़ी दिखाते हैं। अच्छा आप खुद को बोलते हो क्या, क्या मैं कल भी जिंदा रहूंगा, ऐसा कोई बोलता है नहीं, क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि हम कल भी जिंदा रहेंगे। बट मान लो कल कोई मरने वाला है, तो इन दैट केस हम बोलते हैं भैया आप मरने वाले हो, ठीक है, या आप ऊपर जा सकते हो या मैं ऊपर जा सकता हूँ। तो वो सब चीजें जो होती है वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर अपना बिजनेस मरने वाला है, बंद होने वाला है, शट डाउन होने वाला है, तो हमको उस चीज का डिस्क्लोज करना पड़ेगा।
अगर हम मेथड चेंज कर रहे हैं अकाउंटिंग के एसएलएन से डब्ल्यूडीवी या जो भी आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हो या कुछ भी मेथड आप चेंज कर रहे हो, इन दैट केस वो चीज भी आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। और मान लो अगर आप कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हो, अक्रूवल नहीं कर रहे हो, कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हो, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं कैश सिस्टम फॉलो कर रहा हूं। सो ये तीन चीजें हैं, अगर आप फॉलो कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉलो नहीं कर रहे हो तो दिखाना पड़ेगा। अब हम तीनों के बारे में अलग अलग बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज योर गोइंग कंसर्न। ठीक है सर, गोइंग कंसर्न मैंने बताया कि बिजनेस आज है, कल भी होगा, परसों भी होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। सो गोइंग कंसर्न वाला जो आपका बिजनेस है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर मेरा बिजनेस चलता रहेगा ना, तो आपको पता है हम फिक्स एसेट को किस वैल्यू पे दिखाते हो सर? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। क्यों? क्योंकि जब बिजनेस आज है, ये मशीन आज भी यूज हो रही है, कल भी होगी, परसों भी होगी, तो आज मैं क्यों उसको रीवैल्यू करूं, क्यों एनआरवी पता करूं? मुझे जो कॉस्ट में मैंने लिया था जब बेचूंगा तब दिखा दूंगा, अभी कोई तकलीफ ही नहीं है। तो हमेशा हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे फिक्स एसेट को वैल्यू करते हैं। लेकिन किंतु परंतु अगर आपका गोइंग कंसर्न नहीं चलेगा, तो ये बोलता कि अब आपको जो भी आपका असेट रहेगा फिक्स असेट, उसको कभी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाने का ही नहीं है। तो कौन से वैल्यू पे दिखाने का है? एनआरवी, क्योंकि अभी बिजनेस होने वाला है बंद। तो अगर आपका बिजनेस बंद होने वाला है तो गाइस आपको दिखाना है फिक्स एसेट को एनआरवी पे। सर एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कितना पैसा मिलेगा। तो सोचना, अगर तुमको पता चल जाए कि तुम्हारा बिजनेस बंद होने वाला है, तो तुम ये थोड़ी देखोगे कितने में लिए था, तुम क्या बोलोगे इसका कितना आएगा, अच्छा एसी का कितना आएगा, फर्नीचर का कितना आएगा, आप ये पूछने वाले हो। सो एनआरवी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अब सारी चीजें एनआरवी पे रिकॉर्ड होगी। सेकंड, स्टॉक। नॉर्मली स्टॉक इज कॉस्ट और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर, बट नाउ एनआरवी। अब आपको स्टॉक किस पे वैल्यू करना है? एनआरवी पे। तो इसका मतलब आप जो भी अपने असेट्स है उन सब का एनआरवी वैल्यू दिखाओगे, कितना पैसा मिलेगा वो दिखाओगे, और लायबिलिटीज का भी जो भी सेटलमेंट वैल्यू होगा वो दिखाओगे। तो गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करते तो हम ये दिखाते हैं कि अगर मेरा बिजनेस आज ही बंद होता है तो मुझे कितना पैसा मिलेगा या कितना देना पड़ेगा, किन से पैसा कितना आ सकता है और किनको पैसा कितना देना पड़ सकता है, वो सब दिखाना पड़ेगा। राइट? तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, वो अपन कर लेते जल्दी जल्दी। बैलेंस शीट ऑफ अ ट्रेडर ऑन 31 मार्च 2011 इज गिवन बिलो। आपको एक ट्रेडर का बैलेंस शीट दे रखा है, राइट? तो कैपिटल है, पीएनएल है, 10% लोन है, ट्रेड पेबल है, पीपीई, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, डेफर्ड कॉस्ट एंड बैंक। तो ये नॉर्मल सी चीज है, आपको पता होगा डेफर्ड कॉस्ट के बारे में कि ये आपका एक्सपेंस होता है, बट इसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है, तो हम इसको धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ करते हो। अब बोला है क्या, एक बार लास्ट का मैं दिखा देता हूँ। इसमें बोल रहा है कि जब जब आप गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हो तब क्या होगा, और जब गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हो तब क्या होगा, ये इसने पूछा है। So first is your the remaining life of the property, plant and equipment is 5 year. The pattern of use of asset is even. The net realizable value of property, plant, equipment is 31st March 2012 को 60,000। तो बताइए, अगर नॉर्मल बात की जाए तो डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट पॉइंट जो आपका है दैट इज रिलेटेड टू द डेप्रिसिएशन। नॉर्मल बात करूं तो डेप्रिसिएशन कैसे आप लगाओगे? सर सिंपल है, 65,000 का आपका टोटल है, 5 साल की लाइफ है, 13,000 रुपए हर साल का डेप्रिसिएशन होगा। तो टू डेप्रिसिएशन 13,000 आएगा अगर गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हो तो। बट वेट, जब आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करोगे तब इसमें क्या चेंज होगा? तो सर अब हम फिक्स एसेट को दिखाएंगे एनआरवी, दैट इज 60,000। तो अगर आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हो तो अब आप 65,000 को 60,000 के रूप में दिखाओगे, तो कितना वैल्यू कम करना रहेगा सर? 5,000, और ये आपका एज अ डेप्रिसिएशन आएगा। तो गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हो तो कितना आएगा डेप्रिसिएशन? 13,000। अगर गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हो तो कितना आएगा? 5,000 रुपया। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड एनआरवी, बिकॉज फिक्स एसेट को एनआरवी पे दिखाना है। सेकंड, नॉर्मल चीज बता रखी है कि ट्रेडर ने परचेज किया, सेल किया, इतना इतना, तो ये नॉर्मल है, इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। आगे बोला है कि जो आपका स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, उसका कॉस्ट जो है वो है 32,000, और जो एनआरवी है दैट इज 40,000। तो 32,000 इज कॉस्ट, एनआरवी इज 40,000। अच्छा बताइए, अगर आप गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हो, इन दैट केस किस वैल्यू पे स्टॉक को वैल्यू करते हो? सर कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। सो 32,000 आंसर होगा तुम्हारा विच एवर इज लोअर। बट जब मैं गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करता हूं, मैंने आपको बताया स्टॉक को किस पे वैल्यू करने का है? एनआरवी। सो एनआरवी यहाँ पे 40,000 है। अंडरस्टूड? तो ये डिफरेंस हो गया दोनों में। थर्ड हो गया आपका। फोर्थ, एक्सपेंस। एक्सपेंस जो है 3,500 का वो बोल रहा है, उसमें लोन का इतना अमाउंट इंक्लूड है, टोटल एक्सपेंस हुआ है 14,900। आई थिंक दैट्स द परफेक्ट, इसमें कुछ भी करने का काम नहीं है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रखा है। डेफर्ड कॉस्ट इज अमोर्टाइज इक्वली ओवर 4 ईयर। ये जो डेफर्ड कॉस्ट है 10,000 का, आपको इसको 4 साल में अमोर्टाइज करना है,
तो हर साल कितना अमोर्टाइज होता है 2500, 2500, 2500 एंड 2500। बट वेट, जब आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करते हो तब क्या होगा? तो सर हमारा तो फ्यूचर में बिजनेस होगा ही नहीं, तो फिर डेफर्ड क्यों करने का, उसको उसी टाइम पे राइट ऑफ करो, बराबर। तो आज ही राइट ऑफ करेंगे, सो पूरा का पूरा 10,000 आपको आज ही के डेट पे क्या करना है, राइट ऑफ करना है। अंडरस्टूड? नाउ ट्रेड रिसेबल ऑन 31st March 2012 इज 25,000 ऑफ विच 2,000 इज डाउटफुल। आपका 25,000 का डेटर्स था, बस 2,000 रुपए डाउटफुल था, तो नेट डेटर कितना हो गया 23,000 का, प्रोविजन बन जाएगा 2,000 रुपए का, राइट। दैट इज अबाउट गोइंग कंसर्न फॉलोड। बट अगर मान लो गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करते हो तो क्या होगा, तो भी इतना ही आने वाला है। बट वेट, कुछ आगे इंफॉर्मेशन दे रखा है। Collection of another 4,000 depend on successful reinstallation of certain products supplied to the customer। तो ये बोलता है अगर आपने वो रीइंस्टॉलेशन किया फ्यूचर में तो आपका 4,000 का डेटर्स आएगा, अदरवाइज वो डेटर्स नहीं आएगा। अब अगर गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहा हूँ तो मैं रीइंस्टॉल करेगा फ्यूचर में तो डेफिनेटली अपना डेटर्स का पैसा आ जाएगा, तो नो डाउट हो गया, इतना ही आएगा, बराबर है। बट अगर मैं मान लो गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो बेटा, तो वो 4,000 का डेटर्स आएगा नहीं, और जब डेटर्स नहीं आएगा तो तुम्हारा प्रोविजन अब 2,000 का नहीं होगा, 2 + 4 कितना हो गया 6,000। सो प्रोविजन बिकम 2,000 प्लस 4,000 का एक्स्ट्रा, बिकॉज वो भी नहीं आने वाला, रीइंस्टॉल नहीं होगा फ्यूचर में, तो 6,000 का क्या बन जाएगा तुम्हारा डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बन जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ द जी पॉइंट, क्लोजिंग ट्रेड पेबल इज 12,000, नो डाउट क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितना है 12,000 का, विच इज लाइकली टू बी सेटल एट 5% डिस्काउंट। तो ये बोलता है अगर आप अपने क्रेडिटर्स को आज ही सेटल कर लेते हो तो आपको अभी सेटल करोगे तो 5% का डिस्काउंट दूंगे। अच्छा गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहा हूँ तो क्या मैं सेटल आज करूंगा, आंसर इज नो, तो ये डिस्काउंट का बात ही नहीं आता है। बट अगर मैं गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा, आंसर इज यस, बिकॉज मैं अब बिजनेस चलेगा ही नहीं तो क्रेडिटर को पेमेंट तो आज करूंगा ना, जब आज करूंगा तो कितना डिस्काउंट मिलेगा सर 5% का, तो देख लो 12,000 पे 5% 600 का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर मैं गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करता हूं तो ये इनकम हो जाएगा मेरा, और क्रेडिटर्स भी कम हो जाएगा। कैश बैलेंस आपको दे रखा है। और एक लास्ट चीज बताइए आई पॉइंट में, वो है देयर इज एन अर्ली रीपेमेंट पेनल्टी फॉर द लोन 2,500। मतलब अगर आपने लोन का रीपेमेंट जल्दी किया, क्यों, क्योंकि आपका बिजनेस बंद होने वाला है, तो अगर आप लोन को जल्दी रीपे करोगे तो 2,500 का पेनल्टी पे करना पड़ेगा। अच्छा अगर मेरा गोइंग कंसर्न फॉलो हो रहा है तो क्या मैं लोन का रीपेमेंट करेगा, आंसर इज नो, तो ये आएगा ही नहीं। बट अगर मेरा गोइंग कंसर्न नहीं चलेगा तो मैं सबको सेटलमेंट करेगा और लोन वाले को भी पेमेंट करेगा, तो ये क्या है पेनल्टी मेरे पास 2,500 एक्स्ट्रा आएगी, आंसर इज यस सर 2,500 का पेनल्टी आएगा। जब ये पेनल्टी आएगा तो एक्सपेंस हो गया, इसको भी बुक करना पड़ेगा अगर गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हो तो आई होप आपको समझ में आ गया डिफरेंस बेसिकली है कहाँ पे। अब इसको सम को सॉल्व करते हैं। तो ये बताइए ओपनिंग स्टॉक में कुछ चेंज था, आंसर इज नो, तो ये ओपनिंग स्टॉक पूरा का पूरा आ जाएगा। परचेजेस एंड सेल उसमें कोई इश्यू था ही नहीं, ठीक है। एक्सपेंस जो था 14,900 का पूरा था, तो यहां तक कोई इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्लोजिंग स्टॉक में। सो क्लोजिंग स्टॉक मैंने बोला एक में कॉस्ट पे एक में एनआरवी पे, सो 32,000 40,000, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे डिफरेंस आया है। 32,000 जो है आपका कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर वाला फंडा है, क्या है ये वाला फंडा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बट ये जो है ना वो हमेशा किस पे आएगा, एनआरवी, गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हो तो। क्या आपको समझ में आया, सिंपल है। नाउ आप चाहो तो इसका जीपी निकाल सकते हो और उस जीपी को ट्रांसफर करके बाद में नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर आप नहीं चाहते दोनों को कंबाइंड बनाने का है, इन दैट केस आप सीधे कंबाइंड भी बना सकते हो। सो यहाँ पे ट्रेडर है तो वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना या पीएनएल बनाना जरूरी नहीं है, आप नॉर्मल वे में बना सकते हो, ठीक है। अब बताइए ट्रेड पेबल की बात करते हैं, इनडायरेक्ट इनकम। वो डिस्काउंट जो था वो कब मिलेगा, जब मैं सेटल आज करेगा तो इसका मतलब गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं होगा तो डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। सो ये देखिए इधर डैश है और इधर कितना गया 600 रुपीज आ गया, कब, जब गोइंग कंसर्न आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो। उसके बाद डेप्रिसिएशन मैं आपको बता चुका हूँ 13,000 पहले के इसमें, बिकॉज आपको पता है बिजनेस चलने वाला है 4 साल या 5 साल जो भी लाइफ है, डिवाइड बाय कर लिया, आंसर आ गया। बट अगर आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करेंगे तो आपको ऑब्वियसली जो डिफरेंस है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, कॉस्ट और एनआरवी का, वो आ गया। डाउटफुल डेट का मैंने बता दिया 2,000 और 2 + 4, तो ये 6,000 कैसे आया, 2,000 + 4,000, राइट, 6,000 आ गया। डेफर्ड कॉस्ट मैंने बताया कि आपको नॉर्मली 2,500 को राइट अप करना है डिवाइड बाय 4 ईयर, बट अगर आपका बिजनेस नहीं चलेगा तो वेट नहीं करने का, सीधा उसी टाइम पे आपको राइट अप करना है 10,000 पूरा।
और लोन पेनल्टी जो था, याद कीजिए गोइंग कंसर्न फॉलो हो रहा है तो नहीं करने का है, बट गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं होगा तो आप अर्ली रीपेमेंट करोगे और 2500 का क्या आ जाएगा, आपका पेनल्टी भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। आई थिंक काफी ईजी है, मैंने आपको समझा दिया है। कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे मैसेज भी कर सकते हो। नाउ बैलेंस शीट, बैलेंस में देखिए फिक्स असेट उधर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे आएगा, राइट। तो ये देखिए ये जो 52,000 कैसे आया सर, टोटल 65,000 का कॉस्ट था, उसमें से 13,000 का डेप्रिसिएशन था, तो नेट बच गया 52,000, ये आ गया। जब गोइंग कंसर्न फॉलो हो रहा तो जो नॉर्मल वे में करते हो वो वाला, बट ये 60,000 जो है वो एनआरवी है, अगर गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हो तो। स्टॉक में ये कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, पहला वाला, और दूसरे केस में एनआरवी सीधा। डेटर्स में अगर गोइंग कंसर्न फॉलो करे तो सिर्फ 2,000 का प्रोविजन था, तो 25 में से 2 गया, 23 बच गया, और इधर 25 में से 6 गया, 2 + 4, सो ये 19,000 आ गया। डेफर्ड कॉस्ट आपने 10,000 आपके पास था, उसमें से आपने 2,500 का अमोर्टाइज कर लिया, तो 7,500 अभी भी बचा है। अब अगर आप गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो पूरा पूरा राइट अप कर लिया, जीरो हो जाएगा, ठीक है, फुल्ली रिटर्न ऑफ। बैंक का बैलेंस दोनों केस में सेम रहेगा, कोई डाउट है ही नहीं। कैपिटल सेम रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो ओपनिंग प्रॉफिट है उसमें करंट का प्रॉफिट ऐड कर लो, ऑटोमेटिक तुमको ये मिल जाएगा। 10% लोन सेम रहेगा, बट यहाँ पे क्या पता है, 10% लोन में 35,000 पहले का लोन प्लस आपको 2,500 का पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा, सो यू कैन राइट 37,500। समझ में आया 37,500 कहाँ से आया? 35 का लोन और 2,500 का वो पेनल्टी भी तो देना पड़ेगा, तो कितना होगा टोटल पेमेंट 37,500। और ट्रेड पेबल जो है, एक में विदाउट डिस्काउंट और एक में विद डिस्काउंट, बिकॉज आज पेमेंट करने वाले हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा गाइस। ये अभी लास्ट एग्जाम में पूछा गया था आईसीआई ने, ठीक है, तो कोई सोच भी नहीं सकता इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे आईसीआई क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आई होप आप भी बढ़ के जाओ, चाहे आप आईपीसीसी में हो या इंटर में हो, डजेंट मैटर, फिर से आईसीआई ये क्वेश्चन पूछ सकती है। नाउ क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वो आपका दूसरा जो अजम्पशन था कैश और अक्रूवल वाला, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप अक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रहे हो, कौन सा फॉलो कर रहे हो, अक्रूवल सिस्टम फॉलो आप कर रहे हो, तो जो भी ड्यू हुआ है, जितना भी आपने किया वो सब आपको बुक करने का है, परचेज सेल्स जो भी एक्सपेंस रहेगा सब कुछ। बट अगर आप कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो जो भी कैश में आया वही फॉलो करने का है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है प्रिपेयर द P&L अकाउंट ऑफ अ ट्रेडर इफ यू फॉलो कैश बेसिस एंड द अक्रूवल बेसिस, दोनों बेसिस के ऊपर आपको फॉलो करने का है। तो मान लो एक ट्रेडर है जिसने एक परचेज किया है एक आर्टिकल ए, ठीक है, और क्रेडिट में किया है 50,000 रुपए का, तो अगर मैं कैश सिस्टम फॉलो कर रहा हूं तो क्या ये आएगा? आंसर इज नो। तो कैश सिस्टम फॉलो में ये नहीं आता है क्रेडिट वाला, ठीक है। सेकंड, ही ऑल्सो परचेज आर्टिकल बी इन द पीरियड 1 फॉर 2,000 इन कैश, तो कैश सिस्टम फॉलो किया तो ये आएगा। सी, उसने एक सोल्ड किया है आर्टिकल पीरियड 1 में और 60,000 इन कैश, तो बेटा कैश में सोल्ड किया है, तो जरा सोच के मुझे बताओ क्या ये आएगा? यस। फोर्थ, क्रेडिट में सेल किया, ना ना सर नहीं आएगा। तो अगर मैं कैश सिस्टम फॉलो कर रहा हूं तो सिर्फ दो चीजें आएगी, बी एंड सी। तो सोचो अगर आप ट्रेडर का बना रहे हो P&L अकाउंट पीरियड 1 का, तो कितना सेल हुआ है सर? सेल हुआ है 60,000 रुपए का और परचेज हुआ है 2,000 का, तो 60,000 का सेल, 2,000 का परचेज, टोटल प्रॉफिट हो गया 58,000 रुपीज का। ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया? अब यहाँ पे आईसीआई ने क्या माना है कि जो आपका पीरियड 1 में क्रेडिट में था वो पीरियड 2 में हुआ होगा, ये उनका अजम्पशन है। तो आप भी मान सकते हो जो पीरियड 1 में था वो कहाँ पे हुआ? पीरियड 2 में हुआ। तो जो क्रेडिट में थे आपके पास वो अभी कैश में कब हुए? पीरियड 2 में हुए, तो पीरियड 2 में तो आएगा, ठीक है। तो अब जब पीरियड 2 में आएगा तो जो क्रेडिट वाला था वो कैश में हो जाएंगे। सो 50,000 का आपका पहले का परचेज और 2,500 का पहले का सेल जो अभी कैश में मिल गया होगा, तो अपन यहाँ पे देखो 2,500 और 50,000 लिख दिया, सो नेट लॉस इज 47,500। ओके, तो इस तरह से दोनों पीरियड का अगर टोटल करोगे आप तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिलके आपका नेट प्रॉफिट जो है 10,500 कुछ ऐसा बच जाएगा। बोलिए क्या आपको समझ में आया? अगर ये अक्रूवल सिस्टम फॉलो किया होता तो इतनी झंझट थी नहीं। पूरा पूरा सेल्स, पूरा पूरा परचेज, चाहे कैश में हो या क्रेडिट में हो, सब लिखना है। तो दोनों सेल्स दोनों परचेज पूरा पूरा लिख दो। तो बेटा क्रेडिट में से परचेज हुआ 50,000 और 2,000, तो 52,000 का क्रेडिट में परचेज से कैश में दोनों मिला के हुआ, तो दोनों लिख दिया। सेल्स भी दोनों लिख दो, 60 और 2,500 का, तो नेट प्रॉफिट आ गया 10,500 का, ठीक है। तो किस तरह से लिखना है, पहले एक छोटा सा प्रोविजन लिख दो आप, किस तरह से आप अकाउंटिंग करोगे, और दोनों का बाद में एक छोटा सा P&L बना लो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ द थर्ड पॉइंट, इसमें क्या होता है, ये बोलता है कि ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है,
कभी भी आपको किसी भी असेट को कब बुक करना चाहिए, जब अपने को उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक पैसों में बेनिफिट मिलने वाला हो तो अपने को उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, नॉर्मल फंडा है। और लायबिलिटी को तभी करना चाहिए जब अपने को लगता है कि उसको फ्यूचर में सेल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, एक बार पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं। ए लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ बाइंडिंग अग्रीमेंट। बाइंडिंग अग्रीमेंट समझते हो, जो कंपल्सरी अपने को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, with a P Limited to buy a custom made machine for 40,000। एक मशीन परचेज करने का अग्रीमेंट हुआ है, बाइंडिंग अग्रीमेंट, ठीक है, किससे हुआ है, अपने को P Limited से परचेज करना है। At the end of 11-12, before the delivery of the machine, A Limited had to change its method of production। डिलीवरी करने से पहले, मतलब अपने पास मशीन आने से पहले अपन ने क्या किया, अपना जो प्रोडक्शन का मेथड था ना वो चेंज कर दिया। तो सपोज करो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पहले अपना मैनुअल सिस्टम था तो मशीन अपने को हाथ से यूज करनी पड़ती है, ऐसा था। बट नाउ अपना सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक हो गया है। तो क्या ये मशीन कुछ काम की रहेगी? आंसर इज नो। तो क्या मैं कैंसिल कर सकता हूँ अग्रीमेंट को? आंसर इज नो, बिकॉज बाइंडिंग अग्रीमेंट था। बट जब मशीन मेरे पास आएगी तो क्या कुछ यूज की रहेगी? आंसर इज नो। आगे देखिए, the new method will not require the machine order and it will be scrapped after the delivery। The expected scrap value is nil। अब बोल रहे जो मशीन आपके पास आएगा ना उसका वैल्यू भी कितना बचेगा? जीरो, कुछ काम की नहीं है, रद्दी वाला भी नहीं लेगा, ऐसी हालत है। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। आपको पूछा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताइए ए लिमिटेड की बुक्स में किस तरह से आप करने वाले हो। तो भैया मैंने बोला सुनो, पहली चीज, क्या मशीन असेट दिखा सकते हो? आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि इससे फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं होगा, इवन स्क्रैप वैल्यू भी जीरो है। तो क्या का पैसा आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो सर जो मशीन का पैसा अपन पे करेंगे वो क्या पूरा लॉस हो गया? मना भी नहीं कर सकते ना, अग्रीमेंट बाइंडिंग है, तो पूरा पूरा लॉस हो गया। मैंने बोला बिल्कुल। तो अब क्या किया जाए सर? तो इसका एंट्री समझो कैसे होगी। लॉस ऑन मशीन, बिकॉज ये लॉस हो गया, so लॉस ऑन मशीन अकाउंट डेबिट, या लॉस ऑन मशीन बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट टू जो भी कंपनी का नाम है पी लिमिटेड, और बाद में उसको वापस ट्रांसफर कर लेंगे पी एंड एल अकाउंट में। सो एंट्री देखिए, सबसे पहले रूल बता दीजिए कि लायबिलिटी को सेटल करना पड़ेगा बिकॉज वो अपनी ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो पे करना ही पड़ेगा। बट असेट को बुक नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली उस असेट से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। और आपका एएस भी बोलता है कि जब भी इस तरह की चीजें होती है तो आपको उसी टाइम पे आपको राइट ऑफ कर लेना चाहिए। सो नाउ एंट्री कैसे पास होगी वो देख लीजिए। मेन इसमें ये है, लॉस ऑन चेंज इन प्रोडक्शन मेथड अकाउंट डेबिट टू पी लिमिटेड। तो ये आपने लॉस को बुक कर लिया 40,000 का, और ये लॉस कहाँ पे ट्रांसफर होगा सर? पीएनएल में ट्रांसफर होगा। सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन चेंज इन प्रोडक्शन मेथड। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया ना? ये सिंपल सा रूल था, इसमें कुछ इतना था नहीं। फोर्थ वन इज इंटरेस्टिंग। ये बात करता है कि आपकी जो फाइनेंशियल कैपिटल रहेगी ना उसको मेंटेन करने की बात करता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैपिटल मेंटेनेंस की। तो ये कंपनी देखो अब चाहे तो अपनी कैपिटल को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वैल्यू कर सकती है, यानी मेंटेन कर सकती है। सर ये क्या होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट? तो जितना आपने स्टार्टिंग में लगाया होगा ना उतना कैपिटल मेंटेन करने का, ठीक है। तो इसका मतलब मान लो मेरी कंपनी है, मैंने प्रॉफिट कमाया, तो मैं कितना उस पैसे को विड्रॉल कर सकता हूं ताकि मेरी कैपिटल जो है वो सेम बनी रही जैसे पहले थी। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद बात करेंगे। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विद 12 लाख। तो भैया मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस का कितना पैसा उसने डाला है? 12 लाख रुपए डाला है, जिसमें उसमें 60,000 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से उसने लिए। तो कितनी यूनिट है उसके पास? 60,000 इंटू 20, 12 लाख का वैल्यू है। During the financial year ending 31st March 2012, he sold the entire stock for 30 rupees each। उसने सारा का सारा स्टॉक 30 रुपए के हिसाब से बेच दिया। तो कितना पैसा आया होगा सर? 60,000 यूनिट इंटू 30 के हिसाब से 18 लाख रुपए आए। कितना आए? 18 लाख रुपीज आए। तो देखो इसका बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ता है वो देखिए। अगर मैं इधर मोहन की बैलेंस शीट बनाऊं तो ये इसका कैपिटल था। स्टार्टिंग में उसका कैपिटल कैसे रहा होगा? ये कैपिटल और ये इसका स्टॉक। 12 लाख का स्टॉक होगा जो यूनिट में प्रेजेंट हो रहा है, और इसका कैपिटल इतना होगा 12 लाख रुपए, राइट। ये इसका ये सीन होगा। नाउ अब इसने स्टॉक को बेच दिया, सो दैट स्टॉक सोल्ड हो गया, और इसके बदले क्या आ गया? कैश आ गया। बट कैश कितना आया सर? 18 लाख रुपए कैश आया, ठीक है। अब इधर क्या फर्क पड़ेगा? इसमें ये प्रॉफिट है ना ऑब्वियसली ऐड हो जाता है, 6 लाख का प्रॉफिट, तो ये भी 18 लाख हो गया। इस तरह से 18 लाख हो जाते हैं। क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है, क्योंकि स्टॉक सोल्ड किया है तो ज्यादा पे किया तो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। सो दैट 18 लाख। ये पूछा कि जो कैपिटल आपके पास अभी क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया सर? 18 लाख। क्लोजिंग कैपिटल इज 18 लाख।
ओपनिंग 12 लाख, वो बोल रहा कितना मैं मैक्सिमम ड्राइंग कर सकता हूं कि मेरा जो कैपिटल है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेंटेन रहे। तो मैंने बोला जितना तूने कमाया उतना तू ड्राइंग कर ले, तो तेरा कैपिटल सेम बना रहेगा। तो 6 लाख रुपए कमाया, 6 तक विड्रॉल कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 6 से ज्यादा किया, देखो 18 में से अगर 6 लाख तक करेगा माइनस, तो उसका कैपिटल 12 लाख यानी स्टार्टिंग में जो था वो बना रहेगा। बट इसने 7 लाख का विड्रॉल किया तो कैपिटल कम हो जाएगा, आपका कैपिटल हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेंटेन नहीं होगा। समझ में आया? तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देख लो। ये आईपीसीसी में एग्जाम में आया हुआ है, इंटर में भी आई थिंक आया हुआ होगा, या नहीं ये तो आ जाएगा। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वो क्वेश्चन है जो नॉर्मली बंदे छोड़ के जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है 5 मार्क के लिए, पूरे 5 मार्क। क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखा है 60,000 इंटू 30 18 लाख। ओपनिंग इक्विटी आपके पास आ गया 12 लाख। तो कितना परमिशनल ड्राइंग है 6 लाख का, मतलब दैट इज कॉल्ड चेंज इन कैपिटल। जितना चेंज हुआ उतना आप विड्रॉल कर सकते हो, तो इतना कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। अच्छा, ये जो है ना, ये बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आपकी जो असेट होती है ना और जो लायबिलिटीज होती है वो बराबर होती है, इक्वल होती है। तो अगर मैं यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनाऊं तो आपकी असेट और लायबिलिटीज हमेशा क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। सो ये देखिए बैलेंस शीट बनाऊंगा तो यहाँ पे लायबिलिटीज में कैपिटल आता है और आउटसाइडर लायबिलिटीज आती है, और इधर आपकी असेट्स होती है। तो बेसिकली ये दोनों क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है, इक्वल, राइट। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला में लिखूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, कैपिटल इक्वल टू असेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज मतलब आउटसाइडर। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, लायबिलिटी इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल, राइट। अब कोई भी बिजनेस में कुछ भी ट्रांजेक्शन होगा, बस इन तीनों पे मेन फर्क पड़ता है। ठीक है, असेट पे, लायबिलिटीज पे और कैपिटल पे। ओवरऑल तुम्हारा ये टोटल जो है वो मैच होता है हमेशा, बैलेंस शीट का टोटल हमेशा क्या होता है, मैच होता है। इसी के बेस पे इसने बोला है कि आपको ये फंडा यूज करना है, असेट माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैप इक्विटी आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन, आपको कैलकुलेट करने का है। तो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बनाऊंगा, आपको उसमें देखते जाने का है। एक कंपनी है, सॉरी यहाँ पे एक बंदा है मिस्टर ए, ठीक है, जिसका ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दे रखा है। वो बोलता है कि आपकी जो असेट लायबिलिटीज और इक्विटी है वो 8 3 और 5 है। इसका मतलब तुम्हारा कैपिटल है 5, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में गलती मत करना। कैपिटल 5 है, लायबिलिटीज 3 है, असेट 8 है। ये आपको दे रखा है तीनों चीजें। अब ये बोल रहा है कि जो ट्रांजेक्शन हो गए उससे तुम्हारा इसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने बोला सुनो, ट्रांजेक्शन बताओ भैया। तो पहला बोलता है अर्न 10% डिविडेंड ऑन 2000 इक्विटी शेयर हेल्ड ऑफ ₹100। तो बेटा 2000 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले, तो टोटल होता है कितना, 20 लाख रुपए या 2 लाख रुपए। 2 लाख पे 10% यानी कि 20,000 रुपए का तुमको क्या मिला है, डिविडेंड मिला है। ये बताओ डिविडेंड मिलेगा तो क्या फर्क होगा। सर डिविडेंड कैश में आया होगा, मैंने बोला बिल्कुल। तो जब कैश में आया होगा तो तुम्हारी असेट जो है ना वो बढ़ गई होगी 0.20 से, मैंने बोला ये बात तो बराबर बोली। तो आपकी असेट जो है अभी हो चुकी है 8.20। सर 0.20 कहां से लाया बेटा, एक लैक्स में, एक रुपीज में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और उधर क्या बढ़ेगा बताओ। चलो ये बताओ डिविडेंड कहां पे आता है, सर डिविडेंड आता है पीएनएल में। और पीएनएल कहां पे आता है, सर प्रॉफिट लॉस आता है कैपिटल में। तो इनडायरेक्टली तुम्हारा क्या बढ़ा, सर कैपिटल बढ़ा 0.20 से, तो यहाँ पे भी 8.20 हो गया। सो इससे क्या फर्क पड़ा, आपका कैपिटल 20,000 से बढ़ा और आपका असेट जो है वो भी 20,000 से बढ़ा। सिंपल, अंडरस्टूड। तो इसको कैसे शो करना है वो देख लो, बिकॉज आपको ये फॉर्मेट दे रखा है, इसी फॉर्मेट में शो करना है, असेट माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू इक्विटी। तो ये देखिए 8 लाख का असेट था, 3 लाख का लायबिलिटी था, स्टार्टिंग में 5 लाख का इक्विटी था। अब ट्रांजेक्शन नंबर 1, डिविडेंड अर्न किया तो 20,000 रुपए से असेट बढ़ गया, लायबिलिटीज में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, और इक्विटी भी तुम्हारा 20,000 से बढ़ गया। तो इस तरह से देखो तुम्हारा, ये मैंने बताया समझ आपको, ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। नाउ आगे, पेड 50,000 टू क्रेडिटर फॉर सेटलमेंट ऑफ 70,000। बेटा आपका क्रेडिटर 70,000 रुपए का था, क्रेडिटर तुम्हारा 70,000 रुपए का था, 70,000 का क्रेडिटर था, आपने उसको 50,000 रुपए में सेटल कर लिया। तो ये बताओ तुम्हारी जेब से कितना पैसा गया, सर 50,000 यानी 0.50 पैसा गया। बट क्रेडिटर कितना गया, सर क्रेडिटर तो 0.70 गया, क्रेडिटर कितना गया, 0.70 गया। तो इसका मतलब 50,000 वाली, 70,000 वाली चीज को तुमने 50,000 में सेटलमेंट कर लिया, तो कितना प्रॉफिट कमाया, सर 20 जगह प्रॉफिट हो गया। और वो प्रॉफिट से क्या होगा, तुम्हारा कैपिटल बढ़ जाएगा। सो 0.20 से तुम्हारा कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आप चाहे तो उसको एंट्री वाइज भी कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। तो अब देखो चेंज हो गया, सो नाउ दैट बिकम चेंज, क्या हो गया, यहाँ पे देखिए सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, आपका क्रेडिटर जो है वो कम हो गया, 3 से
70 का कम हो गया 2.30 हो गया। उसी तरह आपका जो ये था असेट था वो भी कम हो गया, बट असेट सिर्फ 0.50 से कम हुआ तो दैट बिकम 7.70। अब जो आपका कैपिटल बच गया है वो कितना बच गया है 5.40। ठीक है, तो 5.2 था, दैट बिकम 5.40। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। देखो इस तरह से आप, मैंने सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पे, इसका टोटल करो, इसका टोटल हो जाएगा और इसका टोटल हो जाएगा। ठीक है, तीनों का टोटल कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो हर बार एक रफली में ऐसा बैलेंस शीट बना सकते हो कि अब पोजीशन क्या है, जो ऊपर वाली वो लिख दो कि यहाँ पे मान लो इक्विटी जो है आपका वो 5.40 आ गया, लायबिलिटीज जो है वो आपका 2.30 हो गया, और असेट जो है वो 7.70 हो गया। अब जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसका इसके ऊपर इफेक्ट देखिए उधर लिख दो। जैसे रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपए, 10,000 रुपए का रेंट आपका क्या है अभी भी आउटस्टैंडिंग है। बेटा रेंट आउटस्टैंडिंग है तो बेटा क्या होता है सर, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये देखो लायबिलिटी बढ़ा दी मैंने, तो लायबिलिटी मेरी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ेगी सर 10,000 रुपए से, तो 0.10 से लायबिलिटी बढ़ा दो। और रेंट का इफेक्ट कहाँ पे आता है सर, रेंट इज एक्सपेंस, पी प्रॉफिट कम हो गया तो ये माइनस कर लो 0.10। देखो नया बैलेंस शीट मिल गया। सो इक्विटी बिकम 5.3, लायबिलिटी बिकम 2.4 और असेट सेम का सेम। तो ये देखो असेट सेम का सेम, लायबिलिटी बिकम 2.4 और असेट इक्विटी बिकम 5.30। इसी तरह ड्राइंग का लास्ट में बोला है कि 9,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाले, असेट कम हो गया 9,000 से, और क्या कम होगा, कैपिटल कम हो जाएगा। सो ये देखिए 9,000 से तुम्हारा असेट कम हो गया और ये कैपिटल भी कम हो गया, लायबिलिटी सेम रहा। क्या ये आपको समझ में आया गाइस? ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये सेम क्वेश्चन है जो अभी तक अपन ने देखा था, एक क्वेश्चन देखा था गोइंग कंसर्न वाला, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको करने का रहेगा। ठीक है, आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। एग्जाम में नॉर्मली इन चीजों पे ध्यान नहीं जाता है, बट ये आईसीआई कई बार पूछ सकती है आपको। ठीक है, तो अपने को मॉड्यूल नंबर 1 का जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है, अगर आप डिटेल में ना पढ़े तो वेल एंड गुड, बट अगर आप ना पढ़े तो एटलीस्ट इनको आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, हम बात करते हैं सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, वो किस पे अप्लाई होता है, कैसे क्या होता है, कौन कौन से एंटिटीज होती है, उनके बारे में बात करना है। अब देखिए हम बात करें टॉपिक पे, तो यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है सबसे पहले किन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं और किन के ऊपर नहीं होते हैं उसकी बात करते हैं। तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताओ तो मैं हर एंटरप्राइज पे, चाहे कॉमर्शियल हो, इंडस्ट्री हो, कोऑपरेटिव हो, फर्म हो, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। इवन दी इंडिविजुअल के ऊपर भी एप्लीकेबल है, राइट, ऑल एंटरप्राइज। बट अगर आपका कोई ट्रस्ट है, वो जो चैरिटेबल काम कर रहा है या मान लो रिलीजियस काम कर रहा है, ठीक है, बट थोड़ा बहुत कॉमर्शियल काम भी करता है, तो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपका पर्पस जो है रिलीजियस वाला है, चैरिटेबल ट्रस्ट वाला काम है, तो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे अगर आप कॉमर्शियल काम थोड़ा बहुत भी कर रहे हो तो। हाँ, एक चीज है कि अगर आपका सोली पर्पस वही है, मतलब आप 1 रुपए का भी कॉमर्शियल काम नहीं करते हो, पूरा का पूरा 100% तुम्हारा रिलीजियस काम है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, इन दैट केस आपके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, अदरवाइज आपके ऊपर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पतंजलि की बात करूं, तो देखा जाए तो उसका मेन पर्पस और जो मेन काम है वो योगा का है, तो चैरिटेबल काम मान लो, बट वो थोड़ा बहुत कमर्शियल काम भी करता है। इन दैट केस, अच्छा पतंजलि तो बहुत ज्यादा करता है सर, यस, बट मान लो कोई छोटी सी ट्रस्ट है, तो वो थोड़ा बहुत चैरिटेबल काम करता है, थोड़ा बहुत ये करता है, थोड़ा बहुत वो करता है, और थोड़ा बहुत बिजनेस का काम भी कर लेता है। इन दैट केस उसके ऊपर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाएंगे, राइट। तो अगर सोली आपका काम एक ही है, चैरिटेबल 100% चैरिटेबल काम है आपका, उसके अलावा कुछ भी दूसरा काम नहीं है, बिजनेस कुछ एक्टिविटीज नहीं है, तो फिर आपके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है, अदरवाइज हो जाएंगे। तो यही चीज आपके ऊपर दे रखी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एंटरप्राइज वेदर ऑर्गेनाइज इन कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव और अदर फॉर्म्स engage in a commercial, industrial or business activity, whether or not profit oriented and even if established for the charitable or religious purpose। but नीचे कुछ दे रखा है, however do not apply to enterprise solely carrying on the activity which are not of commercial, industrial or business nature। ठीक है, तो अगर आपका काम भी बस यही है, पूरा चैरिटेबल काम है, तो फिर आप बच गए, अदरवाइज भैया आप गए काम से, आपके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाएंगे। कितने होंगे, कैसे होंगे, उसके लिए ये चीज हमको देखनी है कि यहाँ पे एंटरप्राइज आपकी कैसी है। अगर आपकी कंपनी है तो अलग बात है, और अगर आपकी कंपनी नहीं है तो अलग बात है। यानी कि अगर मान लो तुम इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, ठीक है, ट्रस्ट हो, ठीक है, कोई दूसरी चीज हो, कंपनी नहीं हो,
इन दैट केस हम तुमको बोलेंगे नॉन कंपनी एंटिटी। क्या बोलेंगे? नॉन कंपनी एंटिटी या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, राइट। और अगर आप कॉर्पोरेट एंटिटी हो, कंपनी हो, तो आपकी अलग बात है। तो पहले हम बात करेंगे किसकी? जो कि आपकी नॉन कंपनी है, यानी इंडिविजुअल, यानी आप में जो भी है, हम हमारी बात कर रहे हैं, या मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर आप नॉन कंपनी हो, इन दैट केस नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी हो, तो आपके अगर अलग अलग लेवल देखना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल मिला के 4 लेवल हुए। कितने लेवल है? 4 लेवल। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। तो जो भी फर्स्ट लेवल है, उसमें हम सबसे बड़े लोगों को रखेंगे। तो सबसे बड़े लोग कौन होंगे? तो देखिए, अगर आपकी एंटिटी जो है वो लिस्टेड है इन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, मतलब अगर आपके शेयर्स है या डिबेंचर है या जो भी है, अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, सिक्योरिटीज है, वो लिस्टेड है या लिस्टेड होने के प्रोसेस में भी है, इन दैट केस आपके ऊपर एएस जो है वो एप्लीकेबल सारे होंगे। आप लेवल 1 बन जाओगे, राइट। या फिर अगर आप बैंक हो, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, या इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हो, या कोई भी कोऑपरेटिव बैंक भी हो, तो भी आपके ऊपर क्या हो जाएंगे? सारे एएस एप्लीकेबल होंगे, मतलब आप लेवल 1 बन गए। तो यहाँ पे हम बात करें लेवल 1 की। लेवल 1 का मतलब क्या हुआ? अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो या लिस्टेड होने वाले हो कुछ महीने में, कुछ साल में, राइट। या फिर आप बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, या आप इंश्योरेंस का बिजनेस करते हो, तो आप लेवल 1 हो जाओगे डेफिनेटली। अब बात करें ऐसे लोग की जो सर मान लो बैंक बैंक नहीं है, लिस्टेड भी नहीं है, जैसे आप और मैं की बात कर रहा हूँ, अब अपनी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, तो हमारी जैसे क्लासेस है, सीएफ क्लासेस, उसकी बात करें, या किसी और बिजनेस की बात करते हैं। अगर आपका जो टर्नओवर है, क्या है आपका टर्नओवर जो है, वो मोर देन 250 करोड़ है, यानी कि अगर आपका सेल्स 250 करोड़ से ज्यादा हो गया है, इन दैट केस आपके ऊपर सारे एएस एप्लीकेबल होंगे, मतलब आप लेवल 1 में आ गए, ठीक है। हाँ, बट इस सेल्स को कंसीडर करने में आपको अदर इनकम को कंसीडर नहीं करना है, मतलब उसको इग्नोर करने का है, ठीक है गाइस। तो अदर इनकम छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो आपका सेल्स है अगर वो 250 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको आप लेवल 1 बन गए हो। या बोला है, ठीक है। या फिर अगर आपने कुछ लोन ले रखा है, बोरोइंग्स है, इंक्लूडिंग द पब्लिक डिपॉजिट, वो 50 करोड़ से ज्यादा का हो गया है, ठीक है, और वो भी एट एनी टाइम, मतलब एक दिन के लिए भी, तो भी आपके ऊपर सारे के सारे एएस एप्लीकेबल हो जाएंगे, आप लेवल 1 में आ जाओगे। सर आप सारे के सारे एएस बोल रहे हो क्योंकि बेस 1 को सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? एप्लीकेबल है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ सारे के सारे एएस, राइट। तो अगर आप लेवल 1 हो बेटा, तो फिर आपके ऊपर सारे एएस एप्लीकेबल हो जाएंगे, और उसका क्राइटेरिया हमने देख लिया है। क्या क्राइटेरिया था? फिर से एक बार देखते हैं। पहला, आप लिस्टेड हो या लिस्टेड होने जा रहे हो स्टॉक एक्सचेंज में। दूसरा, या फिर आप बैंक हो, इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हो, फाइनेंशियल कुछ भी काम कर रहे हो, इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, तो आप लेवल 1 में आ गए। या फिर मान लो सर ना तो मैं बैंक हो, ये सब नहीं हूँ, नॉर्मल सा कंपनी अपना, इन दैट केस बेटा, अगर आपका टर्नओवर 250 करोड़, 250 करोड़ इज द चेंज, 250 करोड़ से ज्यादा है, इन दैट केस आपके ऊपर क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा, सारे लेवल 1 बन जाओगे। अगर आपका डिपॉजिट बोरोइंग, पब्लिक डिपॉजिट या बोरोइंग कितना मोर देन 50 करोड़ हुआ है एट एनी टाइम, ध्यान रखना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एनी टाइम, ठीक है, एट एनी टाइम, मतलब एक दिन भी अगर आपका 50 करोड़ से ज्यादा का बोरिंग हुआ है, लोन लिया आपने, एक दिन के लिए भी चाहे लिया होगा, तो भी आपके ऊपर सारे के सारे एएस एप्लीकेबल हो जाएंगे, बिकॉज आप लेवल 1 बन जाओगे, ठीक है। ये होगी बात लेवल 1 की। किसकी बात होगी? लेवल 1 की। अब बात करें लेवल 2 की। अभी तक अपना हेडिंग वही है, नॉन कंपनीज की बात कर रहे हैं, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात कर रहे हैं। लेवल 2 में देखिए, डेफिनेटली अगर आप स्टॉक में लिस्टेड हो तो लेवल 1 में चले गए। बट सर हम बात करें अभी टर्नओवर की, क्योंकि इसमें जो चेंज होता रहेगा वो क्या होगा? टर्नओवर एंड बोरोइंग्स। तो हमको अब फोकस करना है टर्नओवर एंड बोरोइंग्स पे। तो अगर तुम्हारा टर्नओवर यानी सेल्स, इग्नोर द अदर इनकम, तो अगर आपका टर्नओवर जो है, सेल्स जो है, अगर आपकी सेल्स जो है 50 करोड़ से ज्यादा है बट 250 से कम है, 50 से ज्यादा है 250 से कम है, इन दैट केस, आप लेवल 2 हो। आप क्या हो? लेवल 2 हो। लेवल 1 कब होता है? जब मोर देन 250 का टर्नओवर होगा। बट अगर 50 से ज्यादा है, 250 से कम है, तो बेटा क्या हो गया? लेवल 2 हो गया, राइट। एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, सर व्हाट अबाउट 250 करोड़ एग्जैक्ट, मतलब अगर मान लो एग्जैक्टली तुम्हारा, इफ योर टर्नओवर इज एग्जैक्टली 250 करोड़, देन आप लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, तो बेटा आप लेवल 2 हो जाओगे। क्या हो जाएंगे? लेवल 2, क्योंकि लेवल 1 में था मोर देन 250 करोड़, और ठीक है, और यहाँ पे अप टू 250 करोड़। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे 50 से ज्यादा, 250 से कम है, तो आप लेवल 2 हो। अगर आपका बोरिंग 10 करोड़ से तो कम है, ज्यादा है सॉरी, बट 50 करोड़ से कम है,
10 करोड़ से ज्यादा बट 50 करोड़ से कम है तो आप लेवल 2 हो, ठीक है। या फिर आप होल्डिंग या सब्सिडी किसी लेवल 2 की हो तो भी आप लेवल 2 हो जाओगे। अच्छा, ऊपर भी सेम चीज था। मान लो तुम्हारा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, तुम एकदम छिंदी है, तुम्हारा ना तो टर्नओवर है, ना तुम्हारा बोरोइंग है, ना तुम लिस्टेड हो, बट तुम्हारी होल्डिंग कंपनी जो है ना वो लेवल 1 की है, तो बेटा तू भी लेवल 1 बन गया। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी होल्डिंग कंपनी लेवल 1 है तो आप भी लेवल 1 हो, अगर आपकी होल्डिंग कंपनी लेवल 2 है तो आप भी लेवल 2 हो, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखना। तो अब हमने बात की लेवल 2 की। तो अगर आप किसी भी कंपनी की सब्सिडी कंपनी हो या आपकी कोई होल्डिंग कंपनी है और वो लेवल 2 की है तो आप भी लेवल 2 में आ जाओगे, ये चीज ध्यान रखना। लेवल 3, अगर आपका टर्नओवर की बात की थी, मैंने बोला चेंज किया होगा टर्नओवर और बोरोइंग। तो जो टर्नओवर है वो कितना है, वो आपका टर्नओवर लेवल 3 के लिए अगर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है बट 50 करोड़ से कम है, 10 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ से कम, इन दैट केस आप लेवल 3 हो। सर लेवल 2 में क्या था, सर मोर देन 50 करोड़ एंड लेस देन 250 करोड़। यहाँ पे मोर देन 10 करोड़ एंड लेस देन 250 करोड़, राइट, दैट इज योर लेवल 3 टर्नओवर क्राइटेरिया। बट अगर आपका मान लो बोरोइंग जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा है बट 10 करोड़ से कम है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो फिर आप क्या बन गए, बताओ क्या बन गए तुम, लेवल 3 बन गए, राइट। अब लेवल 4 तो बड़ा इजी है बेटा, जो लेवल 1 भी नहीं है, जो लेवल 2 भी नहीं है, जो लेवल 3 भी नहीं है, वो लेवल 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लेवल 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है आपका क्राइटेरिया टर्नओवर जो भी है बोरिंग वो डिसाइड करने की। अब समझो, अब समझना ध्यान से, ठीक है। कि अगर मान लो मेरी कंपनी है सर, अगर मेरी कंपनी है, ठीक है, उसका जो टर्नओवर है, सपोज करो उसका टर्नओवर है सिर्फ 50 लाख रुपया, 50 lakhs, ठीक है। तो आप बोलोगे सर टर्नओवर तो 50 लाख हो गया तो आप लेवल 4 में आ गए। बट अगर उसका बोरोइंग्स 3 करोड़ हो गया तो इन दैट केस आप टर्नओवर क्राइटेरिया में तो नहीं आ रहे हो, बट आप बोरोइंग के क्राइटेरिया में आ गए हो, क्योंकि आप अब बोरोइंग के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा और उसके हिसाब से लेवल डिसाइड होगा। तो देखिए अगर बोरोइंग बोलूं तो 2 करोड़ से ज्यादा है बट 10 करोड़ से कम है, तो आप लेवल 3 में आ गए। किस में आ गए, लेवल 3 में आ गए। क्या ये समझ में आया। सर मान लो मेरा बोरोइंग जीरो है, मेरा बोरोइंग जो है वो जीरो है, ठीक है, बट मेरा टर्नओवर जो है वो 8 करोड़ है, 8 CR। इन दैट केस आपका टर्नओवर वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो गया। तो आपका टर्नओवर का क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो गया। तो ये देखिए आपका टर्नओवर जो है यहाँ पे दे रखा है एक्सीड 10 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़, राइट। तो क्या एक्सीड 10 करोड़ हो रहा है, आंसर इज नो। तो और क्या बोरिंग वाला हो रहा है, आंसर इज नो। तो आप लेवल 4 में आ गए। बट यहाँ पे अगर मैं लिखता 18 करोड़, क्या लिखता है, 18 करोड़, तो अब बताओ 10 करोड़ से ज्यादा हो गया, यस सर। 50 करोड़ से कम है तो आप लेवल 3 बन गए। क्या ये आपको समझ में आया। और यहाँ पे मैं लिखता 180 करोड़, अगर 180 लिखता तो सिंपल सा है, आप लेवल 2 में आ गए। और वहां पे मैं लिखता 1800 करोड़, तो डेफिनेटली आप लेवल 1 में आ गए। क्या ये आपको समझ में आया। या फिर मान लो सर हमारा टर्नओवर भी जीरो है, ठीक है, सपोज करो, और हमारा बोरिंग भी जीरो है, बट अपन लिस्टेड है, अपन क्या है, लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, तो बात खत्म हो गई, आप लेवल 1 में आ गए। मतलब ये सारे क्राइटेरिया और वाले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट समरी मैंने दे रखी है, दिस इज द शॉर्ट समरी। तो अपने पास मेन दो चीज है, टर्नओवर एंड बोरिंग, बिकॉज लिस्टेड वाली तो एक बात ही बात करनी है। तो यहाँ पे जो चेंज होता है वो है टर्नओवर एंड बोरिंग इंक्लूडिंग द पब्लिक डिपॉजिट। तो अगर आपका लेवल 1 की बात करें तो मोर देन 250 करोड़ एंड 50 करोड़, ठीक है, इन दोनों में से किसी में भी आ गए आप लेवल 1 बन गए। लेवल 2 में 50 टू 250 और 10 टू 50, तो लेवल 2 की बात है। 10 टू 50 और 2 टू 10 ये लेवल 3 की बात है। और अदर आपकी बच गया हुआ है तो आपका 4 होगा। इसका मतलब 4 होने के लिए, लेवल 4 में आने के लिए, छोटे एकदम छोटे एंटिटी होने के लिए क्या कंपलसरी है, ना तो आप लिस्टेड होने चाहिए, ना आपका बैंक होना चाहिए, ना आपका फाइनेंस का काम होना चाहिए, ना आपका इंश्योरेंस का काम होना चाहिए। आपका टर्नओवर, आपका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर भी कितना होना चाहिए, 2 करोड़ से जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि लास्ट आपने देखा था, सॉरी 10 करोड़ से कम होना चाहिए था। 10 करोड़, यहाँ पे 2 कैसे लिख दिया, 10 करोड़, राइट, 10 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो टर्नओवर है वो भी 10 करोड़ से कम होना चाहिए, एंड जो बोरोइंग है वो भी कम चाहिए, 2 करोड़ से कम होनी चाहिए, राइट। तो आपकी बोरोइंग एंड टर्नओवर अगर दोनों ही क्या है, कम है, मतलब जो लिमिट है लास्ट वाली, थर्ड वाली, उससे कम है, यानी कि टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और बोरोइंग जो है वो 2 करोड़ से कम है, इन दैट केस आप क्या बन जाते हो बेटा, लेवल 4 बनोगे, राइट। साथ ही आप किसी भी के होल्डिंग या सब्सिडी नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी के होल्डिंग या सब्सिडी हो गए बेटा, तो डेफिनेटली अगर आप होल्डिंग या सब्सिडी हो गए तो जो वो होल्डिंग या सब्सिडी है वो तुम बन जाओगे, राइट। तो वो चीज ध्यान रखना। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है दिमाग में
कि सर मान लो मेरी होल्डिंग या सब्सिडी जो है वो लेवल 2 की है, बट मैं जो हूँ वो लिस्टेड हूँ, तो बात ही खत्म होगी ना, तुम लेवल 1 हो गए, क्योंकि तुम लिस्टेड हो तो तुम लेवल 1 हो, तो तुमको पहले खुद का क्राइटेरिया चेक करना है, फिर होल्डिंग या सब्सिडी वाला देखना है। तो पहले खुद का, फिर होल्डिंग या सब्सिडी का, राइट? जो भी आपका हाई हाई वाला क्वालिटी होगा उसमें तुम आ जाओगे। तो तुम्हारी मान लो तुम्हारी खुद की जो होल्डिंग या सब्सिडी है वो लेवल 3 में आती है, राइट? सपोज करना, और तुम आ रहे हो लेवल 2 में, तो किस में जाओगे? डेफिनेटली लेवल 2 में हम जाएंगे, ठीक है? तो वो चीज ध्यान रखना। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से एएस एप्लीकेबल होंगे। तो देखिए, अगर लेवल 1 हो तो बेटा सारे के सारे एएस आपके ऊपर एप्लीकेबल है। उसके बाद लेवल 2, 3 एंड 4 के बारे में बात करें, तो वहां पे अगर देखोगे आपके आईसीआई मॉड्यूल में, तो वहां पे कुछ बड़ा लंबा चौड़ा चार्ट दे रखा है। तो डेफिनेटली मुझे पता है आपके ऊपर ये सब इतना याद नहीं होगा, तो मैंने क्या किया, उसको शॉर्ट में कर लिया, ठीक है? तो शॉर्ट में कैसे किया वो देख लो। अगर आप लेवल 1 हो तो सारे एएस एप्लीकेबल है, ठीक है? अब मैंने बात की कि ये जो एएस है वो सिर्फ लेवल 1 को ही होते हैं, मतलब 2, 3 एंड 4 को नहीं होंगे। यानी ये एएस सिर्फ लेवल 1 को होंगे, 2, 3 एंड 4 को नहीं होने वाले। वो है एएस 3, पता है आपको, कैश फ्लो। इसी तरह से एएस 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, ईपीएस, ठीक है, सीएफएस। तो ये सारी चीजें यानी कि एएस 3, 17, 20, 21, 23, 25 एंड 27, ये जो एएस है ये सिर्फ लेवल 1 को एप्लीकेबल है, ओनली लेवल 1, मतलब 2, 3 एंड 4 बच गए इससे, ठीक है? तो अगर आप लेवल 2 या 3 हो तो आपको कैश फ्लो बनाने का कुछ काम नहीं है, ना आपको सीएफएस बनाने का है, ऐसा कुछ करना नहीं है। अब ऐसे एएस जो लेवल 1 और 2 को एप्लीकेबल है बट 3 एंड 4 को नहीं है, वो कौन से है? एएस 18 एंड 24। तो 18 एंड 24 जो है एएस अपना लेवल 1 और 2 को है, बट 3 एंड 4 को नहीं है। उसके बाद 14 एंड 28 ये लेवल 1, 2 एंड 3 तीन को एप्लीकेबल है, बट सिर्फ 4 है जो है वो इससे बचा हुआ है, तो उसको एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? बचे हुए जो एएस है तुम्हारे, ठीक है, अदर जो एएस, इनको छोड़कर जो एएस की बात करो, उसके ऊपर या तो वो सबको एप्लीकेबल है, पूरे है, या पार्शियल है। मतलब कुछ चीजों के बारे में डिस्क्लोजर में अपने को रेमेडी रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो अच्छी बात है। अदरवाइज वो या तो पूरा आपके ऊपर एप्लीकेबल है या पार्शियल एप्लीकेबल है। तो जो बचे हुए एएस हो गए, यानी जैसे मैं बात करूँ एएस 1 की, एएस 2 की, तो अगर मैं उनकी बात करूँ तो या तो वो फुल्ली एप्लीकेबल आपके ऊपर है या फिर पार्शियली एप्लीकेबल आपके ऊपर है ही। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? आई थिंक इसके बाद आपको आईसीए के जो मॉड्यूल में दे रखा है चार्ट, उसको रेफर करना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ये जो अपन ने बात की है, ये बात की है किसकी? नॉन कंपनीज की। तो सर कंपनीज जो है उनका क्या? तो कंपनी के देखो दो पार्ट है सीधा, एसएमसीज और नॉन एसएमसीज। एसएमसीज यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और नॉन एसएमसीज जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नहीं है। तो सबसे पहले हमको देखना है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। जो यहाँ पे देखिए स्मॉल एंड मीडियम का मतलब क्या होगा भैया? देखो, आपकी कंपनी जो है वो लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, ना तो उसके शेयर्स ना डिबेंचर लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, ना लिस्टेड होने की प्रोसेस में होने चाहिए, मतलब आपका कोई आईपीओ आने वाला नहीं है। इन दैट केस वो क्या हो सकता है? एसएमसीज हो सकता है इन दैट केस। हाँ, अभी और क्राइटेरिया बाकी है। विच इज नॉट अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और एंटिटीज कैरिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। मतलब ना तो तुम बैंक हो, ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, ना ये क्या बोलते हैं इंश्योरेंस का काम कर रहे हो, ठीक है? साथ ही और कमर्शियल इंडस्ट्री एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटीज हुज टर्नओवर इज नॉट ग्रेटर देन 250 करोड़। तुम्हारा 250 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तब तुम छोटे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में आओगे, ठीक है? अदर इनकम को छोड़ देने का है। और तुम्हारी जो बोरोइंग है, जो पब्लिक डिपॉजिट है, वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर देखा जाए तो ये जो है, ये चीजें हमको सुनी सुनाई लग रही है। ये कौन सी सुनी सुनाई है बताओ? अभी लेवल 1 की बात की थी, उसमें भी ये क्राइटेरिया था, ठीक है? तो ये एसएमसीज में वो सब वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, ऐसा उल्टा है। तो यहाँ पे देखिए विच इज नॉट अ सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी, ओके? तो अगर आप एसएमसीज में आ सकते हो, मतलब समझो आपका टर्नओवर 250 से कम, आपका बोरिंग 50 से कम, ना तो आप लिस्टेड हो, ना लिस्टेड होने जाओगे, ना तुम बैंक हो, ना इंश्योरेंस का काम करते हो, ना तुम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का काम करते हो, ठीक है? तब और ना किसी के होल्डिंग या सब्सिडी कंपनी हो, ठीक है? इन दैट केस आप एसएमसीज होंगे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होंगे, राइट? बट अगर आप इनमें से किसी भी एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हो तो आप नॉन एसएमसीज आ गए। मतलब अगर तुम बैंक हो नॉन एसएमसीज हो, तुम लिस्टेड हो या लिस्टेड होने जा रहे हो नॉन एसएमसीज हो, ठीक है? तुम इंश्योरेंस का बिजनेस करते हो नॉन एसएमसीज हो। अगर आपका टर्नओवर 250 से ज्यादा हो गया, नॉन एसएमसीज हो। अगर आपका बोरोइंग या पब्लिक डिपॉजिट जो भी सब मिला के 50 करोड़ से ज्यादा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तुम नॉन एसएमसीज हो गए। क्या ये तुमको समझ में आया? सर ये क्राइटेरिया जो अमाउंट है वो कब का चेक करना है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, मतलब लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर गया है
उस फाइनेंशियल ईयर का तुमको चेक करना है। तो जैसे आज की डेट में बात करूँ तो आपको 31 मार्च 2021 यानी 20-21 का जो टर्नओवर है उसको चेक करना है, तब आप बोल सकते हो कि करंट ईयर में अपने ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं है, अपन कौन से लेवल में आते हैं, राइट। चलिए, अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे ये मॉड्यूल का क्वेश्चन था, वही है। मैसेज ओमेगा एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म हैड अ टर्नओवर ऑफ 1.25 करोड़। सो आपका टर्नओवर 1.25 करोड़ है। लेवल 3 के लिए 10 करोड़ का था, बट 10 करोड़ से कम है तो आप लेवल 4 में चले जाते हो, बट दूसरी चीजें भी देखेंगे एक्सक्लूडिंग द अदर इनकम, एंड बोरोइंग इज 0.95 करोड़। हाँ, अब ठीक है, अब बोल सकते हैं इसका वो जो बोरिंग वाला लिमिट है वो भी अंडर वाला है, तो कोई टेंशन नहीं है, डेफिनेटली आप लेवल 4 में आ गए, ठीक है। हाँ, बस अब लिस्टेड नहीं होना चाहिए या फिर आपका कोई होल्डिंग या सब्सिडी नहीं होना चाहिए। It want to avail the exemption available in application of accounting standard to non-corporate entities for the year 31st March 2011. Advise the management of Mrs. Omega and Company in respect of exemption of the provision of AS as per the directive issued by the ICI. तो यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है कि वो होल्डिंग या सब्सिडी किसी का है या लिस्टेड है, तो अपन उसको इग्नोर मारेंगे। तो अब देखिए ये जो क्राइटेरिया है वो लेवल 4 का है, किसका है, लेवल 4 का, ठीक है। तो ये देखिए पूरा क्वेश्चन का आंसर देखिए। The question deal with the issue of applicability of accounting standard to the non-corporate entity for availment of the exemption. First of all, it has been seen that Mrs. Omega and Company fall in which level of the non-corporate entity, right? आपको सबसे पहले चेक करना है कौन सी कैटेगरी में आता है। Its classification will be done on the basis of classification of non-corporate entities as prescribed by the ICI. According to the ICI, non-corporate entities has been classified under the 4 level, level 1, 2, 3 and 4. As the turnover of Mrs. Omega company is less than 10 crore, yes. Borrowing is also the less than 2 crore, yes. इसका मतलब वो लेवल कौन से आते हैं, लेवल 4 में आते हैं। अब अगर तुम लेवल 4 में हो तो डेफिनेटली लेवल 1 वाले एएस तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, मतलब एएस 3, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27 एंड 28 विल नॉट एप्लीकेबल ऑन यू, राइट। और बचे हुए कुछ एएस है उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल एएस 10, 11, 13, 15, 19 ये एप्लीकेबल तो है बट रिलैक्सेशन है तुम्हारे ऊपर डिस्क्लोजर वाले, ठीक है। चलिए चलिए अभी बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 8 की। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आईसीआई के मॉड्यूल आरटीपी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मॉड्यूल में नहीं, आरटीपी वगैरह में मिल जाएगा आपको। बेस्ड अपॉन द क्राइटेरिया फॉर द रेटिंग ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी कैरेक्टराइज द फॉलोइंग एज लेवल 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो आपको लेवल में बांटने का है, इसको मैंने अपडेट कर लिया है एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अब देखिए मून इंडिया कंपनीज हैविंग द इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, तो बेटा इंश्योरेंस बिजनेस है, बात खत्म होगी, लेवल 1 बन गए, क्या बन गए तुम, लेवल 1 बन गए, तो इंश्योरेंस बिजनेस है, लेवल 1 बन गए। Rama Textiles whose turnover exceed 50 crore but does not exceed 250 crores, तो टर्नओवर जो है 250 से ज्यादा था, लेवल 1 था, और 50 to 250 वाला था तो लेवल 2 था, तो ये लेवल 2 में आ गया, राइट। स्टार इंडस्ट्रीज हैविंग अ बोरोइंग, बोरोइंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 10 करोड़ से ज्यादा है बट 50 से कम है, 50 से ज्यादा हो गया लेवल 1, 10 to 50 लेवल 2, ठीक है, तो ये भी लेवल 2 हो गया। न्यूमैन इंडस्ट्री जो है उसका बोरोइंग जो है वो लेस देन 2 करोड़ है, टर्नओवर की तो बात ही नहीं है, बोरोइंग 2 करोड़ से कम है, तो याद करो क्या था, तो सर सिंपल सा रूल था, पहला मोर देन 50 करोड़ लेवल 1, 10 to 50 लेवल 2, 2 to 10 लेवल 3 और 2 से कम लेवल 4, तो यहाँ पे 2 से कम है तो डेफिनेटली लेवल 4 हो गया। उसके बाद एसएस फाइनेंस द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैरिंग द बिजनेस इन इंडिया, भाई फाइनेंस की बात कर रहा है, फाइनेंस फाइनेंस की बात कर रहा है, बैंक का बात कर रहा है, बात खत्म हो गई, लेवल 1 हो गया, ठीक है। डीडी फाइनेंस होल्डिंग द एसेस फाइनेंस, तो अगर तुम्हारा होल्डिंग कंपनी खुद फाइनेंस है तो तुम लेवल 1 हो गया, तुम भी लेवल 1 हो गए, तो ये भी लेवल 1 हो गया। रिलायबल कोऑपरेटिव बैंक बात ही खत्म, आगे पढ़ना ही नहीं है, लेवल 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद एक कंपनी जिसका टर्नओवर पीक्यूआर का जो है 250 से ज्यादा का है, तो 250 से ज्यादा है तो बात ही खत्म होगी, लेवल 1 हो गया, ठीक है। तो देखा जाए तो इसके अंदर लेवल 1 वाली बहुत सारी कंपनी से ये आंसर दे रखा है, तो 10 एंटिटीज गिवन AEZF, ठीक है, आर लेवल 1 एंटिटीज एंड द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, हाउएवर B एंड C आर द लेवल 2, और लास्ट वाली मैंने बताई थी एक डी वाली जो थी अपनी, लास्ट नहीं सॉरी डी वाली थी जो थी वो लेवल 4 हो गया, राइट। तो मैंने आपको बता दिया ये वाला, आप आंसर को रेफर कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। अब देखो हमने क्या देखा, अपन ने देखा जो एसएमसीज होती है, नॉन एसएमसी होती है, उनकी बात की, अपन ने दूसरी चीज भी देखी, अपन ने एंटिटीज वाली बात भी की। तो अगर मान लो कोई पहले नॉन एसएमसीज था फिर एसएमसीज हो गया, ठीक है, अब क्या, तो सर मतलब पहले मेरे ऊपर सारे एएस एप्लीकेबल थे, अब एएस नहीं एप्लीकेबल है, या अब पहले मेरे ऊपर एएस कुछ लिमिटेड थे, अब सारे के सारे एएस है, तो ये लेवल चेंज हो गया, अब क्या करने का। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम पहले एसएमसी थे, स्मॉल एंड मीडियम जो भी एंटरप्राइज थे तुम्हारी,
अब क्या बन गए हो, नॉन एसएमसी बन गए हो। मतलब पहले एसएमसी मतलब छोटू थे, पहले छोटू थे, अब तुम बड़े हो गए भैया, बड़े हो गए, पहले छोटू थे अब बड़े हो गए, नॉन एसएमसी में बढ़ गए। तो रूल रूल लॉ क्या बोलता है पता है, रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कि भैया पहले छोटू ना बड़े हो गए ना, बस झेलो बड़ा वाला। अब तुम्हारे ऊपर सारे के सारे एएस जो है वो एप्लीकेबल हो गए, अभी से हो गए, जैसे तुम बने तुम तब से तुम्हारे ऊपर हो गए। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने क्राइटेरिया पार कर लिया, मतलब मान लो पहले अपना सब कम 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 था, अपना टर्नओवर भी जो था वो 250 से कम था, सडनली इस बार अपना 250 से ज्यादा हो गया। अब क्या करें, जैसे आपका 250 ज्यादा हुआ आपके ऊपर सारे एएस एप्लीकेबल हो गए, मतलब आप लेवल 1 बन गए या तुम नॉन एसएमसी बन गए, राइट। All the relevant AS applicable to non-SMCs would be followed from the current accounting period, current से शुरू हो जाएंगे, and relaxation exemption जो भी previously तुम्हारे पास थी अब नहीं होगी, ठीक है। बट ये एक चीज अच्छी बोली कि प्रीवियस ईयर के फिगर को रिवाइज करने का काम नहीं है, मतलब प्रीवियस ईयर में जो भी था वो था, वापस उसको चेंज मत करो, अभी से जो होगा तुमको नए वाले रूल फॉलो करने पड़ेंगे। The fact of that company availed exemption in the previous periods shall be disclosed in the notes to financial account। हाँ, तुमको नोट्स में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि लास्ट टाइम जो है वो सारे एएस एप्लीकेबल नहीं थे, इस बार सारे एएस एप्लीकेबल है, बिकॉज अपना लेवल चेंज हो चुका है, नाउ वी आर द नॉन एसएमसीज, राइट। तो इजी था। अब मजेदार चीज तो इसमें हुई है कि पहले तुम बड़े थे, पहले तुम बड़े थे, अब तुम छोटे हो गए, ये छोटू हो गया तू, तो पहले बड़े था, पहले नॉन एसएमसी था, अब तू छोटू हो गया है। तो क्या जैसे तू छोटू होगा, क्या जो जो एग्जाम्पशंस थी, जो जो एएस एप्लीकेबल नहीं होते छोटू पे, क्या मेरे ऊपर भी वही हो जाएगा, मतलब मैं भी एएस से कुछ एएस से बच जाएगा? आंसर इज नो, तुरंत नहीं बचोगे, तुरंत नहीं बचोगे, बट तुरंत नहीं, ठीक है। क्या बोलता है ये, द कंपनी शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द रिलैक्सेशन एग्जामिशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एएस अवेलेबल टू एसएमसीज अंटिल द कंपनी एज एन एसएमसीज फॉर 2 consecutive अकाउंटिंग पीरियड। यानी कम से कम आपको 2 साल तो वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा? 2 साल, राइट। मतलब कि आप जैसे ही नॉन एसएमसी से एसएमसी बनते हो, तुरंत उस साल में नहीं कर सकते, राइट। आपको कितने साल वेट करना पड़ेगा? 2 साल वेट करना पड़ेगा, फिर ही आप उस जो एग्जामिशन जो होती है, जो एएस आपके ऊपर बच जाते हो, वो सब हो पाएगा, ठीक है। मतलब समझो, एसएमसी से नॉन एसएमसी गए उसी टाइम पे हो गया, बट नॉन एसएमसी से एसएमसी में आए तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, इसके ऊपर आईसीएम में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और इसी के ऊपर एक क्वेश्चन मैंने इधर बनाया, देखिए जरा आप। अ कंपनी हैज क्लासिफाइड एज नॉन एसएमसी इन 2022। तो भैया 2022 में अपन नॉन एसएमसी थे, 22-23 इट हैज बीन क्लासिफाइड एज एसएमसी, अपन इस साल क्या बन गए? एसएमसी बन गए। तो क्या मैं जो एग्जामिशन है 22-23 में ले पाऊंगा? आंसर इज नो, क्योंकि पहले बड़े थे अब छोटे हुए, डायरेक्ट नहीं ले सकते, आपको 2 consecutive ईयर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एज पर दी कंपनीज रूल 2020-21, दिस इज द चेंज, ये चेंज हुआ है कि यहाँ पे रूल में चेंज हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2021 दे रखा है, ये आपको लिखना पड़ेगा। An existing company which was previously not a SMCs and subsequently become SMCs should not be qualified for the exemption or relaxation in respect of AS available to SMCs until the company has SMCs for 2 consecutive accounting period। 2 साल कम से कम आपको वेट करना पड़ेगा। तो therefore the management of the company cannot avail the exemption available to the SMCs for financial year 22-23। क्या ये आपको समझ में आया? तो गाइस ये था आपका अमेंडमेंट, ये था आपका चेंजेस। आई थिंक इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, ये क्राइटेरिया जो है आपको याद रखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस हाई है इस बार और अगली बार भी, नवंबर में भी।